देखिए, ऐसा था कि हम लोगों ने वहाँ रिक्वेस्ट की थी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की तरफ से कि ये एक मुस्लिम संगठन है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का। और 2013 का जो अमेंडमेंट आया था बिल, उसका मैं मेंबर था, तो हमें इसका मौका दिया जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और वहाँ जाके हमको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि हम तो सिर्फ मेरिट पे बात करने गए थे। और इस बात की खुशी है कि हमें जितनी भी अलायंस के लोग थे वो इस बात को मान रहे थे, क्योंकि हमने तो लीगलिटी पे बात की थी कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून के ख़िलाफ़ बनाया गया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, हमारे दखल अंदाजी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। उसका वो कोई जवाब तो दे नहीं सके। हमारा कन्वर्सेशन रहा 1 घंटे से ज़्यादा का, और बीच बीच में वो इख्तलाफ भी करते रहे, लेकिन हम पूरी बात कर नहीं पाए उनसे। उन्होंने एकदम से कहा कि बस ख़त्म, अब बाकी लिख के दे दीजिए। लिख के हम ऑलरेडी उनको दे चुके थे, और फिर हमने उनको फ़ौरन ही निकल के हमने उनको ख़त भेजा कि आपने हमारी पूरी कन्वर्सेशन नहीं सुनी। हमने तो अभी तक एक ही पार्ट लिया था कि ये इलीगल तरीके से आप ला रहे हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा था कि उसमें हम ये कहना चाहते थे कि ये मुकम्मल बिल बना है। इसको हमने 6 महीने में से ज़्यादा लगाया था जब 2013 का बिल बनाया था, जो अमेंडमेंट किया था, और उसके बाद हर स्टेक होल्डर को उसमें शामिल किया था। ये कौन सा अमेंडमेंट है कि जो आप चंद दिनों के अंदर आप फैसला करना चाहते हैं? उनके पास जवाब नहीं था। मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि वो डिटरमिन्ड है, और उसकी वजह यह है कि 2013 का जो अमेंडमेंट बिल था उसमें हमने उसको वक्फ बोर्ड को बहुत मजबूत किया था। अनफॉर्चुनेटली 2013 में ये हम लोगों का बिल एक्ट बना, लेकिन सरकार चली गई और इनकी सरकार आ गई। जो जो चीज़ें हमने उसमें रखी थी जिससे कि वक्फ को फ़ायदा होता, मिसाल के तौर पर ज़मीन बेचने हमने मना कर दिया था कि ज़मीन नहीं बेची जाएगी, क्योंकि वक्फ का मसला ये है कि जब आप कोई चीज़ अपनी वक्फ करती हैं तो आप अल्लाह के हवाले कर देती हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसकी ट्रस्टी हैं या मैनेजर हैं। ये जो बेचने का केस है, अंबानी के मकान से लेकर और जितनी भी इमारतें आपको दिख रही हैं, ये सब लोगों ने खुर्द बुर्द करके बेची हैं, जो गलत है। मुश्किल ये हुई है कि जो लोग वक्फ के अंदर थे और जो लोग बिठाले गए, उसमें हमारी कोताही ज़रूर है, हम उसको ज़रूर कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी जायदाद को उन जालिमों के हवाले कर दें कि जो सिर्फ ये मकसद है जिनका कि मुसलमान जो आज भीख मांग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ की जायदादों को सही तरीके से इस्तेमाल करे और वो भीख देने वाला बन जाए। ये हुकूमत ये चाहती है कि ये कौम हमेशा भीख मांगती रहे। इसी वजह से जो उन्होंने उसमें क्लाजेज रखे हैं, मिसाल के तौर पे कि हम सारे वक्फ को फिर से असिस करेंगे और उसकी लीज डीड देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। सैकड़ों साल के हमारे वक्फ की जायदादें हैं, किसके पास लीज है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और फैसला कौन करेगा? डीएम करेगा। अब आप सोचिए कि ज़्यादा 90% जायदादें जो हैं वो डीएम और सरकार ही खाती है। दिल्ली के अंदर आपको जितनी भी जायदाद दिखती है, ये जगमोहन खा गया जब यहाँ का गवर्नर था और डीएम के ज़रिए ऑर्डर हुआ। अब आप डीएम को इख्तियार दे रहे हैं, यानी 4 लाख में से 40 छोड़ेंगे, बाकी ये कब्ज़ा कर लेंगे। ये वक्त आ गया है मुसलमानों को, और वो सब इंसाफ पसंद हिंदू जो हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने देखा कि उस जेपीसी की मीटिंग में डीएमके के जो एमपी थे ए राजा,
पूरी क़ुव्वत के साथ हमारे साथ खड़े थे, हमारी बातों को मान रहे थे। संजय सिंह जो आम आदमी के एमपी हैं, पूरी क़ुव्वत से हमारे साथ खड़े थे। और ये भी मैंने महसूस किया कि जो अलायंस के लीडर थे वो खामोश थे, जो बीजेपी के अलायंस के, तो उनको भी एहसास है, लेकिन उनकी जो हाई कमांड है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं नहीं मालूम है। हम लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़ैसला था और इस पे हमने एक मीटिंग भी करी थी कि ये मसला किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है या किसी जमात का नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। और ये अगर इनकी नीयत है कि ये इसको पास करेंगे तो फिर हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब ने जो कहा वो हकीकत है। आरएसएस और बीजेपी जो है उसका तो मकसद ही ये है। मुझे हैरत है अपने उन लोगों से जो जाने किस खौफ से या किस मकसद से या तो खामोश हैं और या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, आज भी बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी कौम को चाहिए कि उनको बाइकाट करें, उनसे रिश्ते तोड़ें, शादी ब्याह उनके यहाँ जाना बंद कर दें, उनसे अपने रिश्ते तोड़ दें, इसलिए कि वो मुनाफिकों की सबसे ऊंची सतह पे बैठे हुए हैं। मुनाफिक हमेशा से इस कौम में रहें, लेकिन इस हद तक कोई गिर जाएगा कि वो किसी न किसी शक्ल से, अगर आज के दौर में भी वो इस हुकूमत की हिमायत करता है, कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं तो उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहता हूँ जो आज अपने गरज की खातिर पूरे मुल्क को तबाह करने पर तैयार हो गए हैं। ये मुल्क को बांटने की कोशिश है और फिर भी बेहिसी का ये आलम है। तो ये तौक़ीर रज़ा साहब का जो बयान है या दूसरे उलमाओं का बयान है, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि पहली बार पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्लियर स्टैंड लिया है और ये क्लियर स्टैंड की ज़रूरत है। हमको ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम हर जगह अवेयरनेस पैदा करें, अपनी कौम को बताएं, सेकुलर हिंदुओं को समझाएं कि हमारा मसला, आप यहाँ पर आके हमारे मसले पे आके बैठ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा है और तो फिर अपने मठों में हमको भी बिठा लिए। हम अयोध्या के पास रहते हैं, हमें भी उस ट्रस्ट का मेंबर बना दीजिए अगर आप यही चाह रहे हैं। और अगर हिम्मत है तो गुरुद्वारे में जाके दिखा दीजिए। ये सिर्फ इसलिए कि एक सोई हुई कौम है, एक मरी हुई कौम है, आप हमको इस हद तक ले जाएंगे कि हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, उसमें आप फैसला करेंगे। आप बताएंगे कि नमाज हम पढ़ें या आप पढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि हम किस तरह से ज़कात दें और खैरात दें और किसको दें और किसको न दें। ये तो हद है बेहिसी की हमारी कौम की, और नाअहली और नाकदरी और ना समझ मोदी सरकार की। मैं कहना चाहता हूँ कि सोते हुए शोर को जगाने की कोशिश न करें। ये कौम सो तो गई है, मरी नहीं है। आज उसकी मसाजिदों का किस्सा ये है, मैंने उसमें जेपीसी में ये बात कही थी जगदम्बा पाल से कि आप कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे। कांग्रेस के ज़माने में एक मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद, कांग्रेस 20 साल तक खड़ी नहीं हो पाई। आप भी पार्टी छोड़ के भाग गए, इसलिए कांग्रेस ख़त्म हो गई थी। आप कह रहे हैं कि सारी मसाजिदें और सारी खानकाहों में जो औकाफ हैं उनको फिर से हम चेक करेंगे। तो हर गांव में, हर कस्बे में मस्जिदें हैं। इस मुल्क को कहाँ ले जाके खड़ा करने वाले हैं आप? तो उसको उन्होंने उसमें से निकाल दिया। मैं तो ओवैसी की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत बांटती। मैं कह रहा हूँ मत बांटो मोहब्बत, लेकिन जब हम पे जुल्म होता है तो बोलो तो। मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं लोग। मुसलमान को पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेज पे नहीं बिठाती, मुसलमान को टिकट इसलिए नहीं देती कि पोलराइजेशन हो जाएगा। इस हद तक गिरावट हो चुकी है सियासी लीडरों की। यही तो दुख है।
यही तो गम है कि हमसे ताबेदारी कराते रहोगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्सा हमें दे दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं। लेकिन हमेशा ताबेदारी और खौफ इस हद तक। अभी नूह में फसाद हुआ था, किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया, और आज अगर एम्पावरमेंट किसी ने हासिल की है तो दलितों ने की है, क्योंकि वो मुत्तहिद हैं। आज दलित के दो बेंत मारिए, हर पार्टी वहाँ जाती है और बोलती बयान देती है। हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि तुम खाना क्या खा रहे हो, इस बात पे कत्ल कर दिए जाते हैं। ट्रेनों में चलना मुहाल है, लेकिन मुसलमान का नाम लेने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है इस वक्त हमारे साथ। हम म्यांमार बनने जा रहे हैं, हम हमास बनने जा रहे हैं। अगर ये लोग सियासी लोग, मैं खुद ज़हनी तौर पे कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस या किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस हिंदुस्तान को जानता हूँ जो मेरा बचपन का हिंदुस्तान था, जो मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। वो ये हिंदुस्तान नहीं है, ये कतन ये हिंदुस्तान नहीं है। और अगर इस हिंदुस्तान को बचाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ बयान न दें, हम पे जब सितम हो तो आवाज़ तो उठा दें, ये तो कह दें कि ये मजलूम है और फलां जालिम है। इतनी कहने की भी हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी के को जो क़ुव्वत मिल रही है कि हम कुछ भी करें हमें बुलाया नहीं जाएगा, हमसे पूछा नहीं जाएगा, ये अफसोसनाक है। लेकिन ये वफ़ का जो कानून आया है, इसमें लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने लीडर पैदा नहीं किया। लीडर पैदा होता है तहरीक से, ऊपर से जो लीडर आता है उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि बाप थे, माँ थी, फला थे, धमाका थे। अब वक्त आ गया है मुसलमानों को इसको तहरीक की शक्ल में बताएं, और फिर इसमें से कुछ लोग निकलेंगे जो मुल्क की क़यादत करेंगे और अपनी कौम की क़यादत करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि वफ़ की जायदाद के ऊपर ऑल इंडिया तहरीक चलनी चाहिए, और हुकूमत को भी यह बावर कर देना चाहिए कि हम अभी सोए नहीं हैं, और जो अपोजिशन के सेकुलर सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको भी एहसास दिला देना है कि अब सिर्फ तुम हमें वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, हम अपना हक़ मांग के रहेंगे।